तर आज आहे आपला उदयपूरमध्ये दुसरा दिवस. आज आम्ही जाणार आहे चित्तोरगड, त्यानंतर शिल्पग्राम आणि नंतर एक दालबाटी खायलासुद्धा जाणार आहे. तर काल इतका ब्लॉग झाला नाही माझ्याकडून की कारण की ऑलरेडी सिटी पॅलेस पाहिला होता आणि आतमध्ये कंटिन्यू शूट करण्यात मजा नाही. कारण की तुम्ही या आणि स्वतः एक्सपिरियन्स घ्या, अशी ती जागा आहे. मोबाईल थ्रू बघण्यात, यूट्यूबवर बघण्यात मजा नाही आहे, म्हणून मी काही एवढं दाखवलं नाही ते. पण आज चित्तोरगड बघूया आपण, मस्त ब्लॉग करूया, थोडे पोरांना पण थोडं एंगेज करूया आपल्यासोबत, जेणेकरून थोडा ब्लॉग इंटरेस्टिंग राहील आणि मजा पण येईल. आत्ता आम्ही उदयपूर टू चित्तोरगड जाणार, त्यानंतर आय थिंक 120 किलोमीटर आहे, तर 2 तास धरून चालेल. आत्ता 9 वाजलेत, तर पोचू लवकर. आय थिंक सनसेट नाही बघणार तिथून आम्ही, पण शिल्पग्रामला जाऊन थोडा कल्चरल एक्सपिरियन्स घेऊया. Traveling as a Westerner, a lot of the time you're meeting other Westerners. में विजिट करने को मिलेगा मीराबाई मंदिर, कुंभ शाम मंदिर, जयस्तंभ टावर, जौहर स्थल जहाँ रानी पद्मिनी ने फिर खम्मू कुंड जो रॉयल फैमिली का स्विमिंग पूल हुआ करता था, रानी पद्मिनी पैलेस और युद्ध का मैदान, बैटल ग्राउंड जहाँ रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी बीच में युद्ध हुआ था, फिर जयस्तंभ टावर, ये सभी चीज़ें मैं 1 बाय 1 करके आगे विजिट करने चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट करने से पहले मैं यहाँ की बेसिक जानकारी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. चित्तौड़गढ़ फोर्ट की स्थापना हुई थी 7th सेंचुरी में. यहाँ के सबसे पहले राजा हुए चित्रांगद मौर्य, उन्होंने एक ही माउंटेन को काट के चित्तौड़गढ़ फोर्ट का निर्माण कराया था 7th सेंचुरी के अंदर. उसके बाद लगभग 18th सेंचुरी तक यहाँ पर 72 राजाओं ने रूल्स किया है, तो उन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग जगह मोन्यूमेंट बनाए हैं, जो हमें 1 बाय 1 करके आगे विजिट करने मिलेंगे. चित्तौड़गढ़ फोर्ट एशिया का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट आपको देखने को मिलता है और 13 किलोमीटर का राउंड एरिया में फैला हुआ है. 3 पार्टीशन में डिवाइड है. फर्स्ट आता है विलेज एरिया, जहाँ अभी भी 5000 पीपल स्टे करते हैं इस फोर्ट के अंदर. सेकंड आता है मोन्यूमेंट एरिया, जो हमें विजिट करने मिलता है, और थर्ड आगे आएगा फॉरेस्ट एरिया. तो तीनों पार्टीशन को इंक्लूड करके 13 किलोमीटर का राउंड एरिया देखने को मिलता है. 2013 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और 2016 में इसको लिविंग फोर्ट के नाम से नवाजा गया, क्योंकि अभी भी 5000 पीपल इस फोर्ट के अंदर स्टे करते हैं इस वजह से. अब हम विजिट करने वाले हैं सबसे पहले पॉइंट. तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स विजिट करने मिलते हैं. फ्रंट में आपको देखने मिलता है इस मंदिर का नाम रखा गया है कुंभ शाम मंदिर, और इसके बैक साइड में छोटा सा टेम्पल देखने को मिलता है, वो मीराबाई का टेम्पल देखने को मिलता है. सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभ शाम टेम्पल की. तो इस मंदिर की स्थापना हुई थी 8th सेंचुरी में. गुजरात के ईडर गांव से बप्पा रावल आए थे. उन्होंने यहाँ पर आके 8th सेंचुरी में मानमोरी नाम के राजा को हराया था, और उन्होंने राजपूत वंश यानी गोहिल वंश की स्थापना करी थी 8th सेंचुरी के अंदर. तो 8th सेंचुरी के अंदर उन्होंने इस मंदिर की भी निर्माण कराया था, और उस समय इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित कराई थी. भगवान विष्णु के जो ट्रांसफरर हुआ करते हैं वो गरुड़ जी हुआ करते हैं. तो सामने आपको बालकनी के अंदर ब्लैक स्टैचू देखने को मिलता है, जो गरुड़ जी का देखने को मिलता है, जिससे यह प्रूफ होता है कि ये पहले के ज़माने में कभी भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था. लेकिन 13th सेंचुरी में जब रावल रतन सिंह जी का समय आया और जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर अटैक किया, तो उसने काफ़ी सारे मंदिरों को डैमेज किया. डैमेज करने का रीज़न ये रहा कि अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि जो भी राजपूत योद्धा है उनको जो देवी शक्तियाँ प्राप्त है वो मंदिरों से प्राप्त होती है. अगर मैं मंदिरों को डैमेज करूँगा तो मैं उसे युद्ध में आसानी से जीत सकूँगा. तो उसने काफ़ी सारे मंदिरों को डैमेज कर दिया. इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर 113 टेम्पल बने हुए हैं, जिसमें से काफ़ी सारे टेम्पल डैमेज हो गए. और हिंदू मान्यता के अनुसार डैमेज मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं होती है, तो काफ़ी ऐसे मंदिर देखने को मिलेंगे आगे जो ऐसे खंडित पड़े हुए, वीरान पड़े हुए हैं. उसमें से एक मंदिर ये भी था जो 13th सेंचुरी के अंदर टूट के डैमेज हो गया था. फिर 14th सेंचुरी में राणा कुंभा का समय आया और उन्होंने इस मंदिर की रिपेयरिंग कराई, और रिपेयरिंग के बाद उन्होंने इस मंदिर के अंदर राधा कृष्ण बलराम जी की मूर्ति स्थापित कराई 14th सेंचुरी के. तो इस मंदिर का नाम 14th सेंचुरी के बाद कुंभ शाम मंदिर रखा गया. इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलता है, और सबसे बड़ा मंदिर आपको देखने को मिलता है. इसको दो पार्टीशन में डिवाइड करके बनाया गया है. फ्रंट से आप देखेंगे तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जैसा देखने को मिलता है, और यदि आप इसको बैक साइड से देखेंगे तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के जैसा इसका आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है. इसी के बैक साइड में मीराबाई का मंदिर है. मीराबाई का जन्म हुआ था 14th सेंचुरी में. राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुड़की गांव हुआ करता था, वहाँ पर हुआ था.
उनका विवाह यहाँ के राजा राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे राजा भोजराज, उनके साथ उनका विवाह बाल्यावस्था में हो जाता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद राजा भोजराज की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और कृष्ण भगवान को अपना सब कुछ मानने लगती है। तो ये बात उनके सबसे बड़े देवर थे विक्रमादित्य जी, उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने मीराबाई को कई बार मना किया और उनका कहना था कि जो राज परिवार की बहू बेटियाँ हैं वो रॉयल फैमिली के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करें। उनको ये शोभा नहीं देता है कि वो सन्यासियों के साथ उठे बैठे भजन कीर्तन करें, तो ये चीज़ शोभा नहीं देता है। पहले प्रथा होती थी जौहर प्रथा, सती प्रथा, लेकिन मीराबाई ने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया और कृष्ण भक्ति कंटिन्यू रखी। तो उनके देवर विक्रमादित्य जी ने एक बार मीराबाई इसी मंदिर में बैठ के कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी, तो उनके देवर विक्रमादित्य जी फूलों की टोकरी कटोरे के अंदर जहर लग के आते हैं और उनको पीने के लिए फोर्स करते हैं। तो मीराबाई ने उस जहर के प्याले को लिया और कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित किया ऐसे प्रसाद के रूप में, और फिर उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो वो जो जहर था वो अमृत में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि उस जमाने में मीराबाई की कृष्ण भक्ति इतनी पावरफुल हुआ करती थी, इस वजह से। सेकंड टाइम मीराबाई उसी मंदिर में बैठ के कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी, तो उनके देवर विक्रमादित्य जी फूलों की टोकरी के अंदर सांप को लग के लाते हैं और उनके ऊपर फेंकते हैं। तो जैसे ही सांप उनके गले में पड़ता है वो फूलों की माला में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कृष्ण भक्ति के कारण ही पॉसिबल हो सका था। फिर मीराबाई इन सब चीज़ों से परेशान हो जाती है और वह ना चाहते हुए भी दुखी मन से चित्तौड़गढ़ फोर्ट को छोड़ के यहाँ से चली जाती है। वो यहाँ से गोकुल मथुरा होते हुए एंड में गुजरात पहुँचती है और गुजरात में द्वारिका के अंदर वो मूर्ति के अंदर समाहित हो जाती है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, तो ऐसी दो हिंदू लेडीज़ है जिनकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली। एक सीता माता की जो धरती के अंदर समाहित हो गई थी, और सेकंड मीराबाई की जो गुजरात के अंदर द्वारिका के अंदर मूर्ति के अंदर इंक्लूड हो गई थी। पहले बैक साइड वाला मंदिर भी कृष्ण भगवान का मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब मीराबाई ने इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को एग्जिट किया तो वो कृष्ण भगवान की मूर्ति अपने साथ में लेकर गई। फिर काफ़ी समय तक वो मंदिर ऐसे ही वीरान पड़ा रहा और 2002 में यहाँ पर बिरला सीमेंट ग्रुप है, उनके द्वारा मीराबाई और कृष्ण भगवान की काल्पनिक मूर्ति लगाई गई है बैक साइड वाले टेम्पल के अंदर, जो अभी आपको प्रेजेंट टाइम में विजिट करना होगा। इसके बाद शूज यहीं ओपन करने मंदिर विजिट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे और अंदर फोटोग्राफी अलाउड है, बाहर से ले सकते हैं, अंदर अलाउड है। सो आत्ता दुपारी 1 वाजलेत, आम्ही मीराबाई टेम्पलला पोचलो आहे आणि इतकं सुंदर असं हे मंदिर आहे की जे तुम्ही ऐकलंच, म्हणजे मी तुम्हाला ऐकलंच की गाईडने आम्हाला काय काय सांगितलं काय नाही सांगितलं, पण इतकं सुंदर असं मंदिर आहे। आता जितकं आतमध्ये गेलं की एकदम थंड वाटते आणि बाहेरची जी कार्विंग आहे तर ती तर खूपच सुंदर आहे, पण भारी वाटतं। मीराबाईच्या मंदिराजवळ हे राधाकृष्णाचं मंदिर आहे, मेन जे मीराबाईंचं टेम्पल आहे तर ते आपल्या बॅक साईडला आहे। ज्या प्रकारे गाईड आम्हाला सांगतोय, आम्ही गाईड हायर केला ह्यावेळेस कारण की भरपूर लोकांना याचा इतिहास वगैरे माहीत नाही आहे, सो आम्ही असं ठरवलं की का नाही आपण गाईड घेतला पाहिजे। सो गाईड आहे आणि आम्ही आहे। পিছনে আছে, গাইডের সাথে থাকলে আর কিছু হবে না। करने मिलता है, तो यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स कवर करने में मिलता है। पहला फ्रंट में देखने को आपको मिलता है विजय स्तंभ टावर, सेकंड देखने को मिलेगा जौहर स्थल, थर्ड देखने को मिलता है समादेश्वर मंदिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मंदिर कहलाता है, और फोर्थ आता है गोमुखपुर जो रॉयल फैमिली का स्विमिंग पूल हुआ करता था उस जमाने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजय स्तंभ टावर की। तो विजय स्तंभ टावर की स्थापना हुई थी 14th सेंचुरी में। यहाँ के राजा थे राणा कुंभा, उन्होंने गुजरात के शासक महमूद खिलजी और मालवा यानी मध्य प्रदेश के शासक अहमद खां दोनों को एक ही युद्ध में हराया। तो युद्ध में हराने के बाद विजय प्राप्त हुई थी, तो उस विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ टावर का निर्माण कराया था 14th सेंचुरी में। उस समय इसको बनने में करीबन 8 वर्षों का समय लगा, लगभग 1440 से लेकर 1448 तक ये विजय स्तंभ बन के तैयार हुआ था। उस समय इसको बनाने में करीबन 90 लाख रुपए सोने और चांदी मुद्रा इन्वेस्ट की गई थी, तब जाके विजय स्तंभ टावर बन के तैयार हुआ। जैसे हिंदू देवी देवताओं में 9 ग्रह होते हैं, वैसे 9th फ्लोर के अंदर इसको बनाया गया है। 122 फीट इसकी हाइट है और 157 इंच के अंदर स्टेप्स बने हुए हैं जो राउंडदार होते हैं ऊपर तक जाते हैं।
पहले गवर्नमेंट ने टूरिज्म के लिए इसको ओपन कर रखा था, लेकिन जब कोविड आया तो अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता, इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको टेम्परेरी बंद कर दिया। इसी के साथ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो होता है वो यही विजय स्तंभ टावर आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ सामने साइड में पूरा गार्डन एरिया देखने को मिलता है, ये कहलाता है जौहर स्थल। ये सामने पूरा देखने को मिलता है ना, ये जौहर स्थल कहलाता है। सन 13th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर काफ़ी गहरा खड्डा हुआ करता था, तो यहीं पर रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 लेडीज़ ने इसी स्थान पर आग लगाई और अपने आप को अग्नि के अंदर सेक्रीफाइस कर लिया, जो जौहर कहलाता है। तो वो यही स्थान आपको देखने को मिलता है। फिर 90s में गवर्नमेंट ने जब यहाँ पर खुदाई करी तो उनको कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जैसे डेड बॉडीज़ वगैरह, जली हुई ज्वेलरीज वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अवशेष प्राप्त हुए, जिससे यही प्रूफ हुआ है कि यहीं पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। उसके बाद 90s के बाद गवर्नमेंट ने इसको गार्डन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और प्रेजेंट टाइम में अभी आपको ओनली फॉर गार्डन विजिट करने को मिलता है। गार्डन के अंदर आप देखेंगे ये बोर्ड के बैक साइड में छोटा सा हवन कुंड बनाया गया है। वो हवन कुंड इसलिए बनाया गया है क्योंकि होली के बाद आने वाली एकादशी को यहाँ पर 3 दिन का जौहर मेला लगता है। तो यहाँ पर जौहर मेले के दिन आसपास के जितने भी लोकल पब्लिक होती है वो यहाँ पर आती है। उदयपुर से भी जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लक्ष्य सिंह जी मेवाड़ा, अरविंद सिंह जी मेवाड़ा, वो हर साल यहाँ पे आते हैं। और जो योद्धा वगैरह शहीद हुए, जो रानियाँ वगैरह शहीद हुए, उनके आत्माई शांति के लिए हवन वगैरह किया जाता है, जो हर साल जौहर मेले के ऊपर होता है। सामने की साइड में गेट देखने को मिलता है, उस गेट का नाम उत्तरी जौहर गेट रखा गया है। अगर आप सभी ने पद्मावत मूवी देखी हो तो रानी पद्मिनी गेट खोल के जाती है, फिर जौहर करने जाती है, तो उसी गेट से चल के आती है और यहाँ पर अपने आप को जौहर करती है। हम जिस गेट को क्रॉस करके आए, इस गेट का नाम सती गेट रखा गया है। सती गेट इसलिए क्योंकि पुराने ज़माने में प्रथा होती थी, कोई योद्धा वगैरह शहीद हो जाते थे तो उनकी वाइफ को उन्हीं के साथ अग्नि में जिंदा समाहित होना पड़ता था, सती होना पड़ता था, तो वो सती प्रथा कहलाती थी। तो वो लेडीज़ को यहाँ से निकाल के यहाँ पर लाया जाता था और इसी स्थान पर उनको अपने हस्बैंड के साथ जिंदा सती होना पड़ता था। तो ये प्रॉपर्ली उस ज़माने का एक तरह से शमशान घाट हुआ करता था। अब हम बात करते हैं जौहर की, तो इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर 3 टाइम जौहर हुए हैं, लेकिन याद से रानी पद्मिनी का जौहर ही बन के रह गया क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। उसके अंदर भी 2 जौहर हुए हैं, लेकिन वो कभी सुर्खियों में नहीं आ पाए हैं। पहला जौहर हुआ था सन 1303 के अंदर, जो यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह जी, उनकी वाइफ थी रानी पद्मिनी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर अटैक किया तो उन्होंने 16,000 लेडीज़ के साथ इसी स्थान पर जौहर किया था। फिर सेकंड जौहर होता है 1535 के अंदर, जो यहाँ के राजा थे राणा सांगा, उनकी वाइफ थी रानी कर्णावती। जब बहादुर शाह ने इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे अटैक किया तो उन्होंने 13,000 लेडीज़ के साथ इसी स्थान पे जौहर किया था। और फिर तीसरा जौहर होता है 1568 के अंदर, जो यहाँ के आखिरी पावरफुल किंग कहलाए वो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, महाराणा उदय सिंह जी। जब अकबर ने इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे अटैक किया तो उदय सिंह जी और उनके सेनापति थे जयमल फत्ता और कल्ला राठौर, तो उन्होंने उदय सिंह जी से निवेदन किया कि आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट छोड़ के चले जाइए, क्योंकि राजपूत वंश के आप ही आखिरी राजा बचे हैं। यदि राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा का क्या होगा और राजपूत वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट छोड़ के चले जाइए। पहले मेवाड़ का कैपिटल चित्तौड़गढ़ हुआ करता था, लेकिन बाद में महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर का निर्माण कराया 1568 को, तो फिर मेवाड़ का कैपिटल चित्तौड़गढ़ को चेंज करके उदयपुर को कर दिया गया। और अकबर की सेना से महाराणा उदय सिंह जी के सेनापति जयमल फत्ता कल्ला राठौड़ युद्ध करते हैं और वो युद्ध में शहीद हो जाते हैं। तो जयमल जी की वाइफ थी फूल कंवर, उन्होंने 7,000 लेडीज़ के साथ इसी स्थान पर जौहर किया था। तो इस प्रकार 3 जौहर हुए हैं इस फोर्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ से रानी पद्मिनी का जौहर ही बन के रह गया है लोगों की नज़रों में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, समादेश्वर मंदिर देखने। जो आपको टेम्पल देखने मिलता है, इस मंदिर का नाम रखा गया समादेश्वर मंदिर। इस मंदिर की स्थापना हुई थी 11वीं सेंचुरी में। MP के राजा भोज यहाँ पर गेस्ट बन के आते हैं, तो उनको यहाँ की मेहमान नवाजी काफ़ी पसंद आती है और वो डोनेशन देते हैं, जिससे इस मंदिर का निर्माण होता है 11वीं सेंचुरी के अंदर। लेकिन 13वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भी डैमेज किया था और 14वीं सेंचुरी में राणा मोगल का समय आया और उन्होंने इस मंदिर की रिपेयरिंग करी। और रिपेयरिंग के बाद उन्होंने इस मंदिर के अंदर एक ही पत्थर के ऊपर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्ति स्थापित करी, जो 9 फीट की इमारत है और एक ही पत्थर के ऊपर बनी हुई है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको यहाँ पर विजिट करनी मिलती है। उसी के साथ इस मंदिर परिसर पर अनेक कलाकारों ने अपने हाथों द्वारा कलाकारी दिखाई है, जो आपको देखने को मिलती है। ऊपर की काफ़ी सारी मूर्तियाँ डैमेज देखने को मिलती है, क्योंकि 3 बार जौहर हुए, बहादुर शाह ने भी अटैक किया, अकबर ने भी अटैक किया, तो इस वजह से काफ़ी सारा डैमेज पार्टीशन आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ उस ज़माने में जो रानियाँ और जो दासियाँ वगैरह होती थी, जो ज्वेलरी पहनती थी, उनका एक डेमो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस तरह की डिज़ाइन की वो रानियाँ वगैरह ज्वेलरी पहना करती थी। तो ये ज्वेलरी का डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी प्रकार पहले जो सैनिक वगैरह युद्ध लड़ने जाते थे तो उनके चलचित्र बने हुए हैं कि वो हाथी घोड़ों पर बैठे और हथियारों के सहारे जैसे युद्ध लड़ने जाते थे, तो उनके चलचित्र इस मंदिर परिसर के चारों तरफ आपको देखने को मिलते हैं। और पहले किस प्रकार हाथी को डेकोरेट किया जाता था, ये भी हमें इन पत्थरों पर देखने को मिलता है। और हिंदू मान्यता में बहुत सारे भगवान हैं जो लोटस पे विराजमान है, तो इस मंदिर को वैसे ही डिज़ाइन दी गई, नीचे लोटस की डिज़ाइन दी गई, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि ये मंदिर कमल के फूल के ऊपर विराजमान है।
तो अभी भी हम मानते हैं छोटे बच्चों को नज़र नहीं लगे इसलिए हम उनको काला टीका लगाते हैं। तो उस ज़माने में इस मंदिर को किसी नज़र नहीं लगे इसलिए ब्लैक स्टोन लगाया गया था ताकि बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहे। इसी के साथ आप मंदिर विजिट कर लीजिए, शूज़ वगैरह यहीं ओपन कर लीजिए, फिर हम बैक साइड चलेंगे गोमुख कुंड। पीछे वाली साइड में अभी अपन है, तो ये उस समय का सबसे अंडरग्राउंड टैंक है। वो इसलिए कि कुछ समय की जितनी बहू बेटी होती थी, लेडीज़ वगैरह जो पर्दे सिस्टम में रहती थी, किसी के मत के सामने आया जाया नहीं करती थी, तो अपन जहाँ जहाँ से घूम कर आए ना अभी वहाँ सैनिक लोग सिक्योरिटी के लिए घूमते रहते थे। ये फोर्ट का आखिरी बाउंड्री वॉल है। आमचा तिसरा स्पॉट फिरून झालाय आणि आता चौथ्या स्पॉटकडे चाललोय. यहाँ की जो रानी करना होती थी महाराणा सांगा की वाइफ बोट के जरिए अपने पैलेस के अंदर आया जाया करते थे। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो उसने ये पूरा दासियों महल को पूरा डैमेज कर दिया। उसके बाद 90s के बाद से गवर्नमेंट ने गार्डन भी बना दिया है जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी ओनली फॉर गार्डन विजिट करे हुए हैं। तो सन 13th सेंचुरी में जब दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को पता लगता है कि रानी पद्मिनी नाम की यहाँ पर खूबसूरत महिला रहा करती है, तो उन्हें पाने के लिए दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आ पहुँचता है। तो इस चित्तौड़गढ़ की चारों ओर से घेराबंदी कर लेता है। तब यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह जी, वो अलाउद्दीन खिलजी को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो मिलने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी उनके सामने शर्त रखता है कि मुझे रानी पद्मिनी का अगर फेस देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ से वापस दिल्ली लौट दूंगा। लेकिन फर्स्ट बार में रावल रतन सिंह जी अलाउद्दीन खिलजी शर्त को मंजूर नहीं करते हैं और वो मेहमान बन के आया था, तो उनको मेहमानदारी के साथ चित्तौड़गढ़ से विदा कर दिया जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपनी जिद पे अड़ा रहा और उसने 6 महीने तक इस फोर्ट को चारों ओर से सीज कर लिया था। उस जमाने के अंदर इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। पीने के लिए 84 वाटर टैंक बने हुए हैं इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर। चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है और दोनों साइड में 7 गेट है। जैसे आप बैक साइड से 7 गेट आए, फ्रंट साइड में भी 7 गेट बने हुए हैं। सर उस महल में जाने का रास्ता और 580 फीट की ऊंचाई पे है ये चित्तौड़गढ़। तो सारी सिक्योरिटी अवेलेबल थी। उस जमाने में चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे वीकनेस और सबसे माइनस पॉइंट ये रहा कि चारों ओर पथरीला इलाका आपको देखने को मिलता है। तो उस खेती करना इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर पॉसिबल नहीं है, ना उस ज़माने में था ना अभी प्रेजेंट टाइम में। जो पहले यहाँ पर 70,000 लोग रहते थे उनके लिए अनाज जो है वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट से नीचे से ऊपर आता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट को सीज किया तो उसने 6 महीने तक इस फोर्ट को सीज कर लिया, तो उसने फूड चेन को स्टॉप कर लिया। तो नीचे से अनाज आना ऊपर बंद हो गया। 70,000 लोग इसी फोर्ट के ऊपर थे। पहले राजा महाराजा लोग फूड को स्टॉक करके रखते थे ताकि आने वाले समय में उसको यूज़ किया जा सके। तो 6 महीने तक रावल रतन सिंह जी ने यहाँ की जनता के लिए यूज़ में लिया। जब अनाज की समस्या उत्पन्न हुई तो फिर रावल रतन सिंह जी की इस शर्त को मंजूर किया गया और उन्हें इस फोर्ट पे आमंत्रित किया गया रानी पद्मिनी का फेस दिखाने के लिए। तो मैं एक बार शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर रूम के अंदर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूँगा। तो सामने रानी पद्मिनी का पैलेस देखने को मिलता है। अगर आप सभी ने मूवी देखी हो पद्मावत मूवी, तो उसमें दिखाया गया मिरर में दिखाया गया। लेकिन 13th सेंचुरी में मिरर का आविष्कार नहीं हुआ था। 13th सेंचुरी में चांदी की बड़ी सी थाल हुआ करती थी। तो रानी पद्मिनी का जो पैलेस है पानी के अंदर बना हुआ है, वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो वहाँ पर रानी पद्मिनी को बैठाया गया था। ये जो रूम हम विजिट करेंगे, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया जाता है और ऐसे सेंटर में खड़ा किया जाता है रूम के अंदर। और सामने की वॉल पे 90 डिग्री एंगल पर चांदी की थाल लटकाई जाती है। तो रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन पड़ता है पानी के अंदर। पानी से रिफ्लेक्शन विंडो से होता है 90 डिग्री एंगल पर जो चांदी की थाल लटकाई थी, वहाँ पर रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन देखने को मिला अलाउद्दीन खिलजी को। बहुत सारे लोग कहते हैं फेस टू फेस दिखाया या आईने में दिखाया, तो ये सब गलत है। ओनली फॉर रानी पद्मिनी चेहरा अलाउद्दीन खिलजी ने रिफ्लेक्शन के जरिए वो भी चांदी की थाल के अंदर देखा था। जब अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जा रहा था इस रूम में, तब उनके जो 2 प्रमुख सेनापति थे घोड़ा और बादल, वो दोनों भी इस रूम में मौजूद थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा यदि आप बैक साइड टर्न करके देखोगे तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने ओनली फॉर रानी पद्मिनी चेहरा जो है चांदी की थाल के अंदर देखा। उसके बाद सन 90s के बाद में गवर्नमेंट ने इस रूम के अंदर तीनों
वॉल पे मिरर लगाए थे ताकि टूरिस्ट को एक डेमो देखने को मिले कि किस प्रकार रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया गया था। लेकिन जब पद्मावत मूवी रिलीज हुई उसका काफ़ी सारा विरोध हुआ। 3 दिन तक इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को बंद रखा गया टूरिज्म के लिए, और करणी सेना वालों ने पद्मावत मूवी विरोध के चलते अंदर जो मिरर लगे थे उनको भी तोड़ के डैमेज कर दिया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपको ओनली फॉर अंदर रूम विजिट करने को मिलता है। ठीक है, बाकी शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूँगा और अंदर या जिसमें खड़ा हुआ खिड़की या राजस्थान का 4 महीना लगा वो सामने तो सामने रूम देखने को मिलता है। मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रानी पद्मिनी को वहाँ सीढ़ियों पे बिठाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ सेंटर में खड़ा किया गया और सामने की वॉल पे वो लगाई गई थी चांदी की तार। रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन पड़ा पानी के अंदर, पानी से वो रिफ्लेक्शन सीधा विंडो से होता 90 डिग्री एंगल, तो उनका जो रिफ्लेक्शन था वो वहाँ पर पड़ा। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने ओनली फॉर रानी पद्मिनी का चेहरा रिफ्लेक्शन के जरिए देखा। उसके आक्रोश में आके कर्णी सेना वालों ने तीनों मिरर को डैमेज कर दिया। तो अभी आपको ओनली फॉर रूम विजिट करने को मिलता है। ठीक है, आप देख लीजिए थोड़ा जल्दी करिए। अभी देखो कहाँ से ये है तालाब दासिया वगैरह सामने जो आपको देखने मिलते हैं, जो रूम्स देखने मिलते हैं, यहाँ रानी पद्मिनी की दासिया रानी किस लिए रहता है, उनकी सेवा वगैरह। इसलिए क्योंकि मुगल्स उनके साथ बैड बिहेव नहीं कर सकते, इस वजह से वो सेक्रीफाइस अग्नि के अंदर करते थे। इससे पहले भी 1301 के अंदर जोहर हुआ था रणथंबोर के अंदर, जो जल जोहर हुआ था। सबसे पहले जल जोहर हुआ था 1301 के अंदर, वो जल जोहर किया गया था। लेकिन जल जोहर के बाद में भी मुगल्स इतने बेड हुआ करते थे कि वो डेड बॉडीज के साथ भी बेड बिहेव करते थे। तो इस वजह से फिर 1303 के अंदर यहाँ की रानी पद्मिनी ने अग्नि में जोहर करना सीखा। इस वजह से अग्नि जोहर हुए थे, जो तीनों जोहर हुए वो अग्नि जोहर। चौथा पॉईंट चालला आहे, जिथून युद्ध दिसायचं आणि युद्ध मैदान दिसायचं असा तो पॉईंट आहे. तर तिथं आता आलो आहे. कुठे गेला आपला गाईड? अबे सीताफळ आहे का रे खालचं? सीताफळाची झाड वाटतं. यूट्यूब हाँ, तो सामने जो पूरा आपको प्रॉपर एरिया देखने मिलता है, जहाँ तक नज़र जाती है ये उस ज़माने में युद्ध का मैदान हुआ करता था। तो ये बैटल ग्राउंड कहलाता था। सन 13th सेंचुरी में जो रावल रतन सिंह जी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो इसी रणभूमि के ऊपर लड़ा गया था। तो पूरा आपको देखने मिलता है। लेकिन अब तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो गया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा कर दिया है, जो भी चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। आप जो 7 गेट क्रॉस करके आए वो उस ज़माने में इस किले का बैक साइड हुआ करता था, किले का खुफिया रास्ता दिखाता था। उस ज़माने का जो मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था इस फोर्ट का, वो ये हुआ करता था, और यही पूरा फ्रंट फेस साइड हुआ करता था उस ज़माने में चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। यहाँ पर भी आप 7 गेट हुआ करते थे, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसी साइड से अटैक किया तो उसने 6 गेट तोड़ के डैमेज किया। अब आपको एक ही गेट देखने को मिलता है। इस गेट का नाम रखा गया है सूरजपोल गेट। सूरजपोल गेट इसलिए क्योंकि पुराने ज़माने के राजा महाराज लोग सूर्यवंशी राजा हुए, सूरज भगवान के उपासक होते थे, तो ये ईस्ट फेसिंग साइड ही देखने को मिलता है। इस वजह से इस गेट का नाम सूरजपोल गेट रखा गया है। गेट की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि ये उस ज़माने से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम तक सूरज की पहली किरण के साथ ये गेट खुलता है और सूरज की आखिरी किरण के साथ ये गेट आज भी बंद कर दिया जाता है 6 बजे के आसपास एएसआई डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि पहले के ज़माने के नियम को अभी भी फॉलो किया जाता है। इस वजह से
गेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर नुकीले किले लगाए गए हैं। ये किले इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि पुराने ज़माने में हाथी को शराब पिला के उनसे गेट तोड़वाए जाते थे। तो इन किलों के ऊपर जहर लगा दिया जाता था जिससे हाथी इनसे टकराए और उसकी डेथ वहीं पर हो जाए। आप इस फोर्ट पे आए हो या और भी किसी फोर्ट पे गए हो तो आपने देखा होगा हर घुमावदार रास्ते के बाद ये गेट लगते हैं। ये इसलिए क्योंकि अगर सीधा रास्ता होगा तो हाथी स्पीड पर ये गेट आसानी से तोड़ देगा, और घुमावदार रास्ता होगा तो हाथी अपने वेट के कारण आसानी से टर्न नहीं कर पाएगा स्पीड में, जिससे गेट आसानी से टूटेगा नहीं। इसी के साथ ये फोर्ट की बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है जो 13 किलोमीटर राउंड एरिया में फैली हुई है। चारों ओर बाउंड्री वॉल के आपको छोटे छोटे होल्स देखने को मिलते हैं ऊपर की साइड में। ये होल्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि पहले यदि कोई सैनिक ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो ऊपर से गर्म तेल और गर्म पानी डालते थे, जिससे कोई सैनिक वगैरह ऊपर आसानी से नहीं चढ़ सके। इसके बाद में सामने साइड में पहाड़ी देखने को मिलती है। बैक साइड वाली तो कहलाती है अरावली, लेकिन जो फ्रंट साइड में देखने को मिलती है इस पहाड़ी का काल्पनिक नाम दिया गया है कुंभकर्ण पहाड़ी। कुंभकर्ण पहाड़ी इसलिए कि आप शेप ऐसे देखने को मिलता है जैसे कोई इंसान सोया हुआ है, ये सिर हो गया, ये पेट हो गया, वो पैर हो गया, इस वजह से इस पहाड़ी का नाम कुंभकर्ण पहाड़ी दिया गया है। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आता है तो उसे आने में 6 महीनों का समय लगता है। 6 महीने के बाद आने के बाद उसने सामने वाली कुंभकर्ण पहाड़ी के ऊपर ही अपनी छावनी बसाई थी, वहीं पर अपना कैंप लगाया था। और कहते हैं इतनी बड़ी विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी लेके आया कि 13 किलोमीटर का जो फोर्ट है उसको चारों ओर से बाउंड्री वॉल से सीज कर लिया था उसने अपने सैनिकों द्वारा। तो इतनी बड़ी विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी उस ज़माने के अंदर लेके आया था। इसके बाद सामने जो गेट देखने को मिलता है ये भी थोड़ा रेनोवेट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा 90s के बाद में। यहाँ का जो ओरिजिनल गेट था जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर अटैक किया था और उसने विजय प्राप्त कर ली थी तो यहाँ का गेट उखाड़ के वो ले गया था और आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर ओरिजिनल यहाँ का गेट वहाँ जाके लगाता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भरतपुर के राजा हुए सूरजमल जी जाट, उनके बेटे ने आगरा जाके अकबर से फाइट किया और वो युद्ध में जीत गया था। तो फिर वो फतेहपुर सीकरी से ओरिजिनल यहाँ का गेट उखाड़ के ले जाता है और प्रेजेंट टाइम में भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट के अंदर आपको यहाँ का ओरिजिनल गेट देखने को मिलता है जो अष्ट धातु से निर्मित है। तो ये बात का रिनोवेट हुआ है जो अभी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में एक छोटा सा गांव देखने को मिलता है, ये कहलाता है सूरजपुर गांव। पहले राजा महाराजों की एक सेना की टुकड़ी फोर्ट से नीचे बसाई जाती थी ताकि कोई भी मूवमेंट हो या युद्ध की स्थिति अचानक बने तो ये अपने राजा को इन्फॉर्म कर सके। तो यहाँ से फोर्ट से नीचे बसाई जाती थी क्योंकि पहले आने जाने का कॉमन यही रास्ता हुआ करता था, तो इस वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जनरेशन चेंज होती गई, ये लोग प्रेजेंट टाइम में यहीं पर निवास करते हैं। उस ज़माने में इनका प्रमुख काम ये हुआ करता था क्योंकि कास्ट को लेकर काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिलता था। जो डाउन कास्ट के लोग हुआ करते थे वो फोर्ट से नीचे शिफ्ट किया गया, तो ये जो आदिवासी लोग तो वो यहाँ पर निवास करते थे। उस ज़माने में इनका प्रमुख रोजगार ये होता था कि पहले कपड़ों का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो ये लोग जंगलों वगैरह में जाते थे और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके तने को इकट्ठा करते थे और उनके तनों को चुने पानी में 7 दिन तक सड़ाते और गलाते थे और फिर 7 धूप में सुखाते थे जिससे तना सॉफ्ट हो जाता था। और फिर उनके ऊपर वेजिटेबल्स कलर वगैरह चढ़ाते थे क्योंकि नॉर्मल नेचुरल कलर तो बाद में हुआ नहीं करते थे, तो वेजिटेबल्स कलर वगैरह चढ़ाते थे और उनसे फिर राजाओं और रानियों की पोशाकें वगैरह बनाने का ये लोग उस ज़माने के अंदर काम करते थे। तो इनका प्रमुख रोजगार हुआ करता था। ये लोग आज भी वही काम करते हैं लेकिन थोड़ा मॉडिफाई और फैशनेबल यूनिक आइटम है तो हमें आगे देखने को मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे कीर्ति स्तंभ टावर देखने। फोटो वगैरह लेना चाहें तो आप लीजिए। इसके पीछे क्या है? ये अरावली माउंटेन है। हाँ ये तो हमने बैक साइड से स्टार्ट किया था मीराबाई टेम्पल से और पूरा राउंड करते हुए विजिट करते हुए यहाँ तक आए। अब आपको सामने देखने मिलता है इस टावर का नाम रखा गया है कीर्ति स्तंभ टावर। पहले हमने विजिट किया था विजय स्तंभ टावर जो आपको बैक साइड में देखने मिलता है। विजय स्तंभ टावर की स्थापना हुई थी 14th सेंचुरी में, लेकिन इस कीर्ति स्तंभ टावर की स्थापना हुई थी 12th सेंचुरी में, यानी कि ये उससे 200 साल पहले बन के तैयार हो गया। सबसे पहले ये जैन कीर्ति स्तंभ टावर बना। इसकी स्थापना 12th सेंचुरी में यहाँ के राजा थे रावल सिंह जी, तो उनके जो फाइनेंशियल लोग हुआ करते थे, जो सीए हुआ करते थे, वो जो मुनीम वगैरह हुआ करते थे वो जैन लोग हुआ करते थे। तो इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर 12th सेंचुरी में जैन धर्म की स्थापना करने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम था जीजाशाह खतौड़। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर करी और उन्होंने जैन धर्म के एडवर्टाइजमेंट के रूप में उन्होंने इस मोन्यूमेंट का निर्माण कराया। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे आपको जैन प्रतिमाएं देखने को मिलती है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर ये जैन कीर्ति स्तंभ टावर देखने को मिलता है जो यह प्रूव करता है कि 12th सेंचुरी में यहाँ पर जैन लोग रहा करते थे। इसके चारों ओर जैन प्रतिमाएं देखने को मिलती है। इसी को देख के विजय स्तंभ टावर का निर्माण कराया गया, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई जो विजय स्तंभ टावर में पूरी की गई। जैसे ये 7th फ्लोर है तो उसे 9th फ्लोर के अंदर बनाया गया। इसके अंदर एयर क्रॉसिंग के लिए कोई विंडो वगैरह नहीं देखने को मिलता है, जबकि विजय स्तंभ टावर में चारों तरफ आपको विंडो सेशन देखने को मिलता है। ये थोड़ा सकड़ा है लेकिन उसे थोड़ा स्पेस देके बनाया गया। इसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से इसके अंदर की सीढ़ियाँ क्रैक हो गई, जिस वजह डैमेज हो गई। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको परमानेंटली बंद कर दिया। जैन 2 प्रकार के होते हैं, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन जी।
पास में जैन आदिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है जो 12th सेंचुरी का बना हुआ है। ये दोनों इसी चीज़ को प्रूव करते हैं कि 12th सेंचुरी में यहाँ पर जैन लोग रहा करते थे। मंदिर अगर आप विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी टावर परमानेंटली गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। तर आजचा शेवटचा पॉईंटसुद्धा आमचा कंप्लीट झाला. आता आम्ही जस्ट विजिट करतो. विजिट करून आलो की आपण जाऊया खाली, कारण की आपलं बोर झालं आणि पाय पण दुखायला लागले. बनाते हैं हर्बल ब्लैंकेट. फैमिली में किसी भी मेंबर को बॉडी में पेन होता है, जॉइंट पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, ये अलाउ नहीं है सर. सो फायनली आमचा किल्ला फिरून झाला. सो फायनली किल्ला आमचा फिरून झाला आहे आणि 4 तास लागले. 1 वाजता पोचलो होतो आणि 4:15 आम्ही खाली आलो. इतकी भूक लागलेली आणि काल आमचं ऑथेंटिक फूड खाणं राहून गेलं. त्या कारणाने आम्ही आत्ता बसलो आहे दालबाटी खायला. 9 दालबाटी थाळी ऑर्डर केलं कारण की काल आमची सिटी पॅलेसमधली मिस झाली. सो आज आम्ही सिटी पॅलेसच्या ऐवजी चित्तोरगडला थांबलो आहे. तर मी ज्या हॉटेलमध्ये थांबलो आहे तिथून किल्ल्याचा व्ह्यू काही असा दिसतो. ती किल्ल्याची पूर्ण तटबंदी आणि खूप सुंदर असं झालं आमचं आजचं डेस्टिनेशन. प्रॉपर गायडन्स आणि वेळेत टाईम टू टाईम झालं आणि कुणाला बोर पण नाही झालं जास्त. पण आता भूक लागले. बघूया थाळी दाखव. सो दाल बाटी आलेली आहे. दाल बाटी आणि कढी. लेना क्या फोटो? क्या हाँ मेरे को भी लेना है. एक खीच दे फोटो. आता आम्ही जेवायला चालू करतो. हात वगैरे खूप घाण होणार आहे. त्याशिवाय दाल बाटी खायला मजा येते. सो तिथे आपण जेवण करायला आहे का नाही सौरभ? येस.